देखो बेटा, हम अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो है ना सिलेबस काफ़ी रहता है और इस बीच में जो भी बात समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हो। तो ज़्यादा हम टाइम जो है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है अभी, फिर एनालिटिकल जो पोर्शन आएगा जहाँ डेरिवेशंस वगैरह आएंगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें भी जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मैं फटाफट लिख देता हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपने याद ज़रूर कर लेना है। ऐसा नहीं है अभी जो है यहाँ लिख दिया पढ़ लिया, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी है और उसको याद भी करना है। तो चार्ज के बारे में जो है डिस्कशन चल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, देखो यहाँ फिजिक्स में मैं काफ़ी बेसिक्स बातें बताई थी, क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये भी डिस्कस करना होता है कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर जो है वो +1 में मोटा मोटा आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा। स्केलर और वेक्टर्स, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो आइदर स्केलर होती हैं और वेक्टर्स होती हैं। और जो स्केलर होते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन है वो 10वीं तक हम पढ़ चुके हैं। और जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए +1 में जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन आती है कि उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे उसके रूल होते हैं। जो एडिशन का होता है वो ट्राइंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम जो है लॉ होता है। और जो प्रोडक्ट होती है वो भी दो टाइप की होती है, स्केलर प्रोडक्ट भी और वेक्टर प्रोडक्ट भी। लेकिन जहाँ भी जैसी सिचुएशन आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे, अब ज़्यादा टाइम इस पे जो है वो नहीं लगाएंगे। तो पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 3 ऐसे होते हैं, इनको जोड़ने का जो रूल होता है वो, जैसे 2 में 3 जोड़ दिया 5 आ गया, ये वो जो भी हमने 10वीं तक जोड़ जमा घटा सीखा है वो सब स्केलर क्वांटिटीज़ का था। वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो है अब +1 में आता है, और अब +2 में जहाँ भी आएगा, इस चैप्टर में भी आएगा, तो तब हम जो उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें क्या था कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। C से डिनोट करते हैं। दूसरा तीसरी बात जो है यहाँ पे थी आके चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और कैसा होता है बेटा ये, नेगेटिव। हाँ, चौथा पॉइंट, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन ये कितना होता है 1.602 10⁻⁻⁻19 कूलम। और ये कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। पांचवी बात, मैटर विद इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम काउंट्स इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर उनकी संख्या बराबर है तो जो है वो मैटर कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा। इसमें भी लिख लें आगे, इफ़ प्रोटॉन्स आर मोर तो कैसा होगा ये, पॉजिटिव। और इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर तो उसमें वो कैसा होगा, नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे कंडक्टर्स,
कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को अपने अंदर से जो है वो बहने देते हैं। दे आर द मटेरियल्स विच अलो द पैसेज ऑफ चार्ज। तो सब्सटेंसेस विच अलो पैसेज ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जांपल मेटल्स होते हैं जितने भी, और ह्यूमन बॉडी है ये भी गुड कंडक्टर है ये। अच्छा, जो चार्ज जब फ्लो होता है तो एक इम्पोर्टेंट बात जो है कई बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। पहली प्रॉपर्टी तो इनकी वो कंसेप्ट होगी। अब दूसरी, इसमें क्या होता है? द चार्ज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, तार है बिजली का, उसको हमने अगर चार्ज जो है दिया है तो क्या होगा? चार्ज इज द ट्रांसफर टू ए कंडक्टर, जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बट जाता है ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर के पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाता है वो। अब है इंसुलेटर्स। और कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरी भी लिख लो। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इंसुलेटर। इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? सब्सटेंसेस विच, बेटा मैं लिख क्यों रहा हूँ ये? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो कम से कम आपने याद करना है, मैक्सिमम कितना ही कर लेना बुक से, रेफरेंस बुक से। बट मैं जो लिख रहा हूँ, ये तो आपको याद भी करना है। अगर याद नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलो चार्ज टू, विच डज नॉट अलो पैसेज ऑफ चार्ज, जिसमें से चार्ज बह नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास? प्लास्टिक, और ये फैमिलियर टॉपिक है आपका, आप इससे परिचित हो। रबड़, वुड भी होती है, जो ड्राई वुड होती है। अच्छा, अब इसमें चार्ज का क्या होता है? जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ये तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी। सेकंड, द चार्ज ट्रांसफर टू एन इंसुलेटर स्टेज एट द सेम प्लेस। उसी जगह रुक जाता है, वो आगे नहीं चलता। कंडक्टर में सारे में फैल जाता है। ठीक है। ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग, और इसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं बेटा। अर्थिंग में क्या होता है? जो एट लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र करने होते हैं? अर्थ के अंदर। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज,
with earth is called earthing. हाँ बेटा, देखो जो शेयरिंग होती है बेटा वो कहीं भी देख लेना आप। दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने उनको एक कंडक्टर से जोड़ दिया। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमने एक कंडक्टर से जोड़ दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा होंगे, अब अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थ को जो है खाली माना जाता है, जीरो मतलब माना जाता है। तो जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है जब उसकी अर्थिंग की जाती है तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके फ्लो हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं इसमें डेफिशिएंसी है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द अर्थ। समझ आ गई बात बेटा? अर्थ जो है वो जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है रिच सोर्स भी है और खाली भी है। अगर कि वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए है और उसको हमने अर्थिंग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से अर्थ के अंदर जो है चले जाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अर्थ से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो चार्ज एट लास्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। समझ आ गई बात बेटा? ये हाँ, आगे देखें हम। अर्थिंग, अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर। हमारे जो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उनमें एक तीसरा तार होता है, देखा होगा ना? अर्थिंग प्रोवाइड्स, जिसको हम ग्रीन कलर का होता है वो प्रोवाइड्स, उसके कलर जो है वो अलग अलग होते हैं। कि कौन कौन से कलर होते हैं? देखो अप्लायंसेस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है 3 पिन वाला आपने सॉकेट देखा होगा, ठीक है? बैटरी के भी आपने दो वो देखे होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पॉजिटिव के ऊपर क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब भी हम तार जोड़ते हैं बैटरी का तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं और करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन मानी जाती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही जब हम घर पे जो है हमें देखने को मिलेगा 3 तार मिलेंगे आपको, रेड भी, ब्लैक भी और ग्रीन भी, देखा होगा। जो ग्रीन होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, हालांकि बहुत सारे जो है घरों में क्या होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये सेफ्टी मेजर होता है। ये क्या करता है, ये इसका जो है घर में जो अर्थिंग होती है, जो एक ज़मीन में तार होता है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। और जब इसका रेड हॉट वायर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, ब्लैक जो है वो नेगेटिव होता है, तो जब अप्लायंसेस के अंदर मान लेते हैं करंट आ गया, करंट का मतलब है जो रेड है वो उसके बॉडी के टच में आ गया, तो बॉडी से जो है ये ग्रीन वायर जुड़ा हुआ होता है, और बॉडी से जो करंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये ग्रीन वायर को, और ग्रीन से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? वो अर्थ को। तो आदमी का अगर हाथ भी लग जाएगा तो उसको जो है शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो चार्ज था इसके अंदर, जो करंट था, वो सारा का सारा कहाँ गया? अर्थ में गया। तो इसका जो है ये सेफ्टी मेजर होता है। तो अर्थिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज कॉल्ड
अर्थिंग, और अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर जो है सेफ्टी मेजर होता है। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा, मेथड ऑफ चार्जिंग से मेरे को याद आया, जो ट्रक होते हैं ना बेटा, जिनमें लंबे चलते हैं और जो है उनके टायर होते हैं, जो टायर वगैरह होते हैं वो रगड़ खा खा के चार्ज कर देते हैं पूरी बॉडी को, किसको, ट्रक की बॉडी को चार्ज कर देते हैं। और उसमें एक्सप्लोजिव अगर रखा हुआ होता है, एक्सप्लोजिव, तो वो गर्म होके क्या हो सकता है, या चार्ज होके वो फट सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वायर को अर्थ के साथ टच होता हुआ चलने देते हैं। टायर क्या करेंगे, रबिंग से क्या होगा, इनके अंदर जो है चार्ज आता रहेगा, चार्ज आएगा तो ये ऑल बॉडी इसकी जो है वो चार्ज हो जाएगी और एक्सप्लोजिव फट सकता है। तो इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हम इसका एक तार जो है, एक हिस्सा जो है वो टच करते हुए चलते हैं ट्रक का, ताकि, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि अर्थिंग का जो है वो क्या होता है, यहाँ पे अर्थिंग जो है सेफ्टी मेजर जो है प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये जो टच होता हुआ चलता है तो इससे क्या होता है, द एक्सप्लोजिव जो है दैट्स अवॉइड टू बी एक्सप्लोड, वो एक्सप्लोड होने से बच जाता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं, टाइप जो है, सबसे पहले है रबिंग। हम रब करते हैं तो चार्ज होता है, पता होगा ना, कंघे जो हम बालों में करते हैं, जो चट चट की आवाज़ शुरू में तो आती नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी। किसी सोफे पे बैठे हैं तो भी हम उठ के चलते हैं, किसी को मेटल वगैरह को छूते हैं तो चट की आवाज़ आएगी, तो वो सारा रबिंग से होता है। तो इसको हम रबिंग को दूसरा बोलते हैं, दूसरे शब्दों में चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण से, रगड़ने से जो है वो चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब एक बात आती है वर्क फंक्शन की। कोई भी बच्चा मेरे को बताए वर्क फंक्शन क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट। प्रिया, दिव्या, मोनू, मोनू भी जुड़ा हुआ अब तो। वर्क फंक्शन, देखो वर्क फंक्शन जो है ना बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सुना होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है? कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कोई तो हाँ भरो, ना ना सुन रखा था, नट जाओ। प्रिया सुना है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अच्छा देखो, पीरियोडिक टेबल सुनी है ना, उसमें सोडियम होता है, लिथियम होता है, नीचे जो लोवेस्ट मेटल सीजियम होता है। इसमें बढ़िया मेटल कौन सा, ये ग्रुप होता है। ग्रुप में हम जब डाउन जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेल बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होना इजी हो जाता है। लिथियम से सोडियम में ज़्यादा होगा, सोडियम से ज़्यादा सीजियम में होगा, सीजियम नीचे होता है। सीजियम में इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होता है, थोड़ी सी भी इसको हीट मिलेगी, हीट से क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन से जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो क्या होता है बेटा, जो हम जो सोलर सेल बनाते हैं
उनमें क्या होता है, एक प्लेट होती है सीजियम की, इस प्लेट पे सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ते ही हीट मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एटम से, ये आपका एटम है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन जो है स्मॉल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, अगर वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन स्मॉल है तो इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको, वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको। तो जब हम चीज़ों को रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट क्या करेगी, जैसे सनलाइट ने सीजियम का इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ऐसे जिन ऑब्जेक्ट्स को हम रगड़ रहे हैं, हम फ्रिक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनमें भी क्या होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकाल देता है, और वो गुड कंडक्टर हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। अब दो चीज़ों को हमने रगड़ा, इनको इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इसमें से निकल के इसमें आ गए, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ जा रहा है वहाँ वो नेगेटिव चार्ज। तो ये आपने जो है सिल्क और ग्लास रोड जो है वो देखी भी होगी, लैब वगैरह में रखी होगी, और उसके एग्जांपल्स भी हैं। तो इसमें होता क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, उनको रगड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मटेरियल with lower work function to material of higher work function। जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा उसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ट्रांसफ़र किसको हो जाएगा, उस मटेरियल को जिसका हायर वर्क फंक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है अभी। तो वर्क फंक्शन को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from metal surface। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी का प्रयोग किया जाता है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। तो होता क्या है, एक बॉडी गेन करेगी, एक लॉस करेगी, बॉडी गेन्स द इलेक्ट्रॉन, गेन्स द इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और बॉडी लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक तो रबिंग का था, और दूसरा जो है इसमें अभी ये रबिंग में पॉइंट का चल रहा है, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तो मास के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये पांचवी बात है बेटा, फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट
ऑफ इफेक्ट ऑन द मास। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मास उसका बढ़ा है, तो पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगा, मास डिक्रीजेस। और नेगेटिवली चार्ज में क्या होगा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, मास इंक्रीजेस। दूसरा मेथड वो है कंडक्शन का। कंडक्शन, चालन भी बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बाई डायरेक्ट कांटेक्ट। किसी चार्ज्ड बॉडी को, पहले से ही चार्ज्ड है, उसको दूसरी के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो जो कांटेक्ट में रखोगे अगर वो कंडक्टर है तो जो है वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। तो बहने क्या होता है, ये इसकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। बहने चार्ज्ड बॉडी is brought in to contact with an uncharged conductor, तो क्या होता है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू द अनचार्ज्ड बॉडी। सिंपल सा है, इसमें जो चार्ज है वो उसका सारा जो चार्ज है यूनिफॉर्म हो जाएगा विद अनचार्ज्ड, बढ़ जाएगा। और ये किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, दैट्स यूज्ड टू चार्ज ए कंडक्टर। जो कंडक्टर्स होते हैं उनको चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा रबिंग का हो गया। और यहाँ पे रबिंग में एक बात और भी ध्यान रखनी है आपने, ग्लास रोड है, कुछ एग्जांपल हैं बेटा तुम्हारी बुक में भी हैं, ग्लास रोड है और सिल्क है, तो कौन सा चार्ज आएगा, ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। सिल्क के ऊपर कैसा आएगा, सिल्क पे नेगेटिव। अगर ग्लास रोड की जगह मैं प्लास्टिक रोड ले लेता हूँ तो यही काम उल्टा हो जाएगा, प्लास्टिक पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और सिल्क पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में भी हैं, तो इनको क्लियर कर लेना बेटा, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन के ऊपर तो चैप्टर भी है आपका, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये वो। तो इंडक्शन होता है बेटा विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता। रबिंग का था, फिर जो है कंडक्शन का था, और तीसरा है इंडक्शन का। इंडक्शन में क्या होता है, वो पास ले जाती है, बस दूर से ही वो चार्ज हो जाता है। तो इसका जो एक तरीका होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट
नियर टू एन अनचार्ज्ड कंडक्टर विदाउट टचिंग, यहाँ टच नहीं होता तो क्या होता है, द एंड ऑफ अनचार्ज्ड, जो नज़दीक है वो अपोजिट चार्ज का हो जाएगा। द एंड ऑफ द अनचार्ज्ड कंडक्टर विच इज नियर टू द चार्ज्ड body gets oppositely charged. And the farther end का मतलब जो हिस्सा दूर है, farther end is charged with same type, मतलब जैसा चार्ज हम पास लेके आए हैं वैसा ही होगा उसके ऊपर। इसको समझ लो बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, डायग्राम बना के पूछता है वो एग्जाम में। जैसे ये आपकी बुक में भी समझा रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आया तो टच में नहीं है बेटा ये, तो इसके ऊपर क्या होगा, इधर के साइड तो नेगेटिव आ जाएगा ऑपोजिट, और दूसरा एंड जो दूर है उस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसके पास नेगेटिव लेके आया तो इस पे क्या होगा, इधर तो कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक सिचुएशन और आएगी जब ये इनको अर्थिंग और कर देगा, जैसे हम पॉजिटिव को लेके आए, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे होता है, मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, और इसको क्या कर दिया है, इसने अर्थिंग कर दिया बेटा। अर्थिंग में क्या होगा, ये इधर वाला तो दिखाई देगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव है ना ये दिखाना नहीं है यहाँ, क्यों, ये जो चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अर्थ को। समझ आ रही बात ये? ऐसे ही, हाँ ऐसे ही यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज ये जैसे ऑब्जेक्ट पास लेके आए हैं, और इधर जो है इसकी अर्थिंग भी की हुई है, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पे कैसा डेवलप हो, अपोजिटली चार्ज, और ये नेगेटिव नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना, क्योंकि जो यहाँ डेवलप हुआ है वो कहाँ चला गया, अर्थ में, ठीक है। और जब हम इसको दूर कर लेंगे, जब इसको थोड़ी देर यहाँ पास रख के दूर कर लिया, फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, ये नहीं है पॉजिटिव इधर था और नेगेटिव इधर था तो सारे पे कैसा रहेगा, अगर पॉजिटिव पास ले आए तो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव पास ले आए थे तो कैसा रहेगा बेटा, सारे पे नेगेटिव, एक्सेस उसकी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये था मतलब जो है टाइप मेथड ऑफ चार्जिंग, हम इसको जो है चार्ज कैसे करते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज। अब जो कंसेप्ट जो है आपकी जो है दूसरी स्टार्ट होगी। बेटा को नेटवर्क की गड़बड़ होगी, अब आ रही है,
पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा? देखो, पॉइंट मास भी आपने सुना होगा। पॉइंट चार्ज कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर उसकी डायमेंशंस जो है उसके चार्ज के कंपैरिजन में जो है वो स्मॉल हैं तो उसको पॉइंट चार्ज बोला जाता है। इफ़ द साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडीज आर वेरी स्मॉल as compared to the distances between them, we treat them as point charge। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, यहाँ दूरी 2 मीटर की है और इनके साइज रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, तो ये पॉइंट चार्ज होंगे। अगर इनके रेडियस ही जो है वो 3-4 मीटर का है, यानी कि डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा। तो पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करता है? द कंपैरिजन ऑफ द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसकी खासियत क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक? एक तो इसकी कंसेप्ट होगी, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा? ये कहता है ऑल चार्जेस कंटेंट ऑफ द बॉडी देखो बेटा, ये कॉल भी आ जाती है। ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated at one point in space। अगर हम इसको पॉइंट चार्ज लिए हुए हैं तो सारा का सारा जो चार्ज है इसका वो कहाँ माना जाएगा? इसके एक पॉइंट के ऊपर माना जाएगा। सारा का सारा कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा, हेलो, हाँ मोहन बेटा, परसों आना है, किताब नहीं मिली है तेरी? हाँ परसों आ रही है, ठीक है। हाँ ये बेटा बीच में जो है कट गया था, तो एक 10-15 मिनट जो है वो और देख लें हम। ये कहता है अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो उसका सारा का सारा जो चार्ज है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड जो है वो माना जाएगा। ये नहीं है कि भी वो यहाँ तो वो एक उसके सेंटर पे, जैसे सेंटर ऑफ मास होता था। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मान लेते हैं 2 किलो की है, तो उसकी दूरी कहाँ से लें हम? दूसरी ऑब्जेक्ट से, यहाँ से लें, यहाँ से लें, या यहाँ से लें, कहाँ से लें? तो वो कहता है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, एक बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारा मास ये कंसंट्रेटेड माना जाता है, तो उससे जो है वो दूरी ली जाती है। तो ऐसा ही जो है पॉइंट चार्ज का है। वो पॉइंट चार्ज जो अगर हमने ले लिया तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड माना जाएगा? उसके सेंटर पे माना जाएगा।
अब उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज आर एडिटिव, चार्जेज आर एडिटिव, उनका एल्जेब्रिक सम होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में जुड़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ गया। मान लेते हैं हमारे पास प्लस का 3 जो है पॉजिटिव चार्ज है, +2 जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, और -4 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो अल्जेब्रिक सम होगा इनका 3 + 2 -4, यानी कि 1 जो है प्लस जो है हमारे पास जो है वो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो अल्जेब्रिक सम होता है इनका। अल्जेब्रिक सम का मतलब होता है बेटा, जैसे इंटीजर्स को जोड़ते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव का जो है आपने ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास Q1 जो है चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, और वो सारे के सारे जो है सेम टाइप हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो मैंने बता दिया जो है उनका अलजेब्रिक सम होगा। तो चार्जेज आर एडिटिव, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जब एक से ज़्यादा चार्जेज हों। सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अलजेब्रिक से समझ गए होगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले जुड़ जाएंगे, नेगेटिव वाले घट जाएंगे उसमें से। दैट इज जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 एटसेट्रा। दूसरी मेन प्रॉपर्टी है इसकी, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। मैंने पहले भी बताया था, क्वांटाइजेशन जो है वो कल भी बताया था। क्वांटाइज्ड क्या होता है, चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे एक छोटे से चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। कोई भी चार्ज हो और वो किसका इंटीजर मल्टीपल होता है, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ ए बॉडी इन यूनिवर्स, किसी भी चीज़ पे यूनिवर्स में, इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज। चार्ज, और वो चार्ज क्या है, बेसिक चार्ज बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कम से कम माना गया है, इससे नीचे कोई चार्ज नहीं है। और बाकी जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स होगा, यानी कि जो है कोई भी चार्ज क्या हुआ है वो क्या होगा, Ne होगा, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N जो है वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इंटीजर्स कोई भी, पॉजिटिव इंटीजर 0, नेगेटिव भी 0, N इज इंटीजर लिख देता हूँ। और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये किसने जो है बताया था कि क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। तीसरी, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑफ चार्ज was suggested by Faraday। फेराडे जो साइंटिस्ट था
उसने जो है बताया, और किसके द्वारा बताया, बाई एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलिसिस के वो लॉज स्टडी कर रहा था तब। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बताएगा कोई भी स्टूडेंट? और मिलिगन ने इसको एक्सपेरिमेंटली बताया। इट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिगन। फैराडे ने जो है सबसे पहले इसको बताया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया। और मिलिगन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसका ऑयल ड्रॉप मेथड होता है, उसने ये बताया कि जो है एक्सपेरिमेंटली कि वास्तव में जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम है, और उसका क्वांटाइजेशन उसी स्टेज स्टार्ट होता है। बाकी जो चार्ज होगा वो जो है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और लास्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। फिफ्थ पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है अलग से, तो उसका टोटल चार्ज हमेशा एक जैसा रहता है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब उसका इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं है, तो उसका टोटल चार्ज अगर शुरू में मान लेते हैं 14 कूलम है तो 14 ही रहेगा। उसके अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स पे घट बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल उसका 14 ही रहेगा। तो उसके बाद है बेटा कूलम्स लॉ। अब यहाँ से जो है आपका मेन सिलेबस जो है वो शुरू होता है, जिसमें डेरिवेशंस वगैरह हैं। तो कूलम्स लॉ क्या है वो देखें हम। तो ये एक न्यूटन्स लॉ था बेटा, उसका बिल्कुल एनालॉग है। यहाँ ये कहता है अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक Q1 है और दूसरा जो है चार्ज Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, तो ये कहता है जो फोर्स होगा, इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4/ε0। ये तो बाद में आएगा। तो उससे पहले क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि ये बढ़ते जाएंगे तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, आर घटेगी तो डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट K हम लेंगे शुरू में, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। ε0 क्या होती है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, परमिशन मिलती है। हाँ, अब ये तो F है। देखो पूरे इलेक्ट्रिकल चार्जेज और अगला चैप्टर की बता दूं मैं, इन तीन बातों पे स्ट्रेस होगा। फोर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस नोट करनी है, चार्जेस को नोट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या पोटेंशियल निकालनी है, तीन चीज़ निकालनी आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये तो न्यू का न्यू रहेगा 1/4πε0। Q1 का Q2 पे क्या होगा, इसकी डिस्टेंस ये देख लें Q2 के ऊपर
वो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस आर है और चार्ज क्या है क्यू वन, तो क्या हो जाएगा क्यू वन बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 पे क्या होगा 1/4πε और Q2 बाई आर स्क्वायर। जिस भी चार्ज के ऊपर हम नोट कर रहे हैं उसको नहीं लिखना। पोटेंशियल में क्या करना होता है, ये यूं ही रहेगा, और जो है इसकी जैसे पोटेंशियल इसके कारण जो है क्या होगी वो Q1 बाई आर हो जाएगी। आर स्क्वायर नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेना है तुमने, आर लेना है। तो ये तीन चीज़ें ही इनके ऊपर फोकस रहेगा हमारा। पहली बात तो फोर्स निकालना, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और तीसरा पोटेंशियल निकालना। तो मेन टॉपिक आपका जो है यहाँ से शुरू होता है जो +2 के स्टैंडर्ड का है। बाकी कंडक्टर चार्ज ये वो कंडक्शन ये सारी बातें ये जो है छोटी क्लासेस की बातें थी, जो 10वीं तक की, 8वीं तक की, 9वीं तक की। लेकिन अब जो है मेन आपका जो सिलेबस है वो कॉलम्स लॉ से जो है वो स्टार्ट होता है। तो क्या है ये मैं लिख देता हूँ, ये समझाने के लिए था। अब जो है वो हमने इसको एनालिटिकली भी और वेक्टर के हिसाब से भी हर तरह से जो है इसको लिखना है। तो कैसे है ये, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। रिपल्सन भी हो सकता है। रिपल्सन कब होगा, जब दोनों सेम टाइप के चार्ज होंगे। चार्ज ये भी तो हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, अट्रैक्शन हो जाएगा। रिपल्सन कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। बिटवीन टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि F is directly proportional to Q1 Q2, F is proportional to 1 by R square, F is proportional to Q1 Q2 by R square, F is equal to K Q1 Q2 by R square, and F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। एप्सिलॉन नोट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कल हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या होता है ये मामला सारा, के की डायमेंशंस क्या हैं, एप्सिलॉन नोट की क्या हैं, ये वो इनके अंदर रिलेशंस ये वो। तो कॉलम लॉ को दोबारा से डिफाइन करके या तो इतना ही कर लेना है, लेकिन मैं इसको और थोड़ा इलस्ट्रेटिव करके जो है आगे चलेंगे हम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आ जाओ मैडम। अच्छा।